ही व्यक्ति होता है। पहला प्रश्न है, बहिर्मुखी व्यक्ति होता है, आत्मकेंद्रित होता है, दूसरों के समक्ष कम बोलता है, उसकी सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि होती है। आत्मकेंद्रिता जो है वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व की पहचान है, ठीक है। और दूसरों के समक्ष कम भी कौन बोलता है? जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है। बहिर्मुखी व्यक्ति सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि लेता है। नेक्स्ट है, पर्सनैलिटी शब्द का उद्गम। देखिए ऑप्शन देख सकते हैं, लैटिन भाषा से हुआ है, ग्रीक भाषा से हुआ है, संस्कृत भाषा से हुआ है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैटिन भाषा से हुआ है। लैटिन भाषा का एक वर्ड है पर्सोना, ठीक है। तो इससे इसकी उत्पत्ति हुई है, और इसका जब अगर मीनिंग का भी पूछ लिया जाता है तो उसका मुखौटा या मुखड़ा भी कहीं पर लिखा रहता है, ठीक है। तो मतलब बाहरी नकाब टाइप का इसका मीनिंग होता है पर्सोना का, ठीक है। तो कौन किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित तथा गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में प्रकट करता है। देखिए यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स ड्रेवर का ये कथन है कि व्यक्तित्व का शब्द का प्रयोग शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक गुणों के संगठित गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में प्रकट करता है। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने व्यक्ति के व्यक्तित्व को, ठीक है, किस आधार पर बांटा? ऑप्शन देख सकते हैं, चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, कठोर हृदय व कोमल हृदय के आधार पर, प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थपूर्ण आधार पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर थॉर्नडाइक ने व्यक्तियों का वर्गीकरण किया या व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत दर्शन के आधार पर शरीर की रचना किस कोश से नहीं मानी जाती है? अन्नमय कोश व प्राणमय कोश, मनोमय कोश व आनंदमय कोश, ज्ञान व विज्ञानमय कोश, या भावना कोश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्नमय कोश व प्राणमय कोश से व्यक्ति के शरीर की रचना नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है, सांवेगिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं? देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, सांवेगिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं? ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं, साहस, जिज्ञासा, भौतिक वस्तु, या इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के हैं, निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं सांवेगिक स्थिरता में। ठीक है, साहस भी हमारे सांवेगिक स्थिरता को बढ़ाता है, जिज्ञासा हो गई, भौतिक वस्तुएं हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्त प्रधान व्यक्ति हैं, ये व्यक्तित्व का एक प्रकार है रक्त प्रधान व्यक्ति। ठीक है, थ्योरी सेक्शन में कोशिश करूंगा जल्दी ले आने की, तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, प्रसन्नचित्त होते हैं, चंचल होते हैं, क्रियाशील होते हैं, या इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी क्या होते हैं, प्रसन्नचित्त भी होते हैं, चंचल होते हैं। मतलब रक्त प्रदान का आशय यहाँ पर ये है कि जिन व्यक्तियों में रक्त मतलब पूरा होता है, पूरा कहने का मतलब बहुत सारे लोग एनेमिक होते हैं जिनमें ब्लड की कमी पाई जाती है। ठीक है, और रक्त प्रदान मतलब जिनका ब्लड अच्छा होता है। ठीक है, ये मान के चलो साइंस की भाषा में कि हीमोग्लोबिन का लेवल जिनका बिल्कुल अच्छा है, ठीक है, गुड है, 13.5 जो हमारा एवरेज होता है लगभग ह्यूमन बॉडी का, तो उस टाइप का है, या रक्त की जिनमें प्रधानता रहती है व्यक्तियों में, उनमें ये सभी गुण देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, तो ध्यान से देखिए। वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम तथा वातावरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण प्रतिक्रियाओं एवं प्रतिक्रिया संभावनाओं का संस्थान है, जैसा कि उसके परिवेश में जो सामाजिक प्राणी है उसके द्वारा आंका जाता है। यह व्यक्ति के व्यवहारों के एक समायोजित संकलन जो व्यक्ति अपने सामाजिक व्यवस्थापन के लिए करता है। यह कथन किसका है? डैसील का है, स्कीनर का है, कांट व न्यूटन का है, या सेल्डन व युंग का है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डैसील का है ये स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से।
गत्यात्मक प्रतिरूप से तात्पर्य है, ठीक है, व्यक्तित्व से ही संबंधित है। एक गत्यात्मक प्रतिरूप, ठीक है, व्यक्ति विशेष के प्रेरकों एवं संवेगों का प्रभाव जो उसके व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न करता है, व्यक्ति विशेष की आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति से होता है, मानसिक प्रक्रिया से है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति विशेष के प्रेरक और संवेगों का प्रभाव जो उसके व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न करता है, ठीक है, गत्यात्मक मतलब गतिशील करता है उसके व्यवहार को। नेक्स्ट है, सेल्डन ने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को किन भागों में बांटा है, ठीक है, सेल्डन का वर्गीकरण कोमल एवं गोलाकार, गोलाकार व आयताकार, लंबाकार व कोमल, या इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्डन के वर्गीकरण में कोमल और गोलाकार भी आते हैं, तो गोलाकार तो हो ही गया, आयताकार व्यक्तित्व, लंबाकार व्यक्तित्व, ठीक है, तो ये सेल्डन के वर्गीकरण में सभी आते हैं। नेक्स्ट है, सिसरो का व्यक्तित्व संबंधी मत किस काल को दर्शाता है, ठीक है, सिसरो का जो व्यक्तित्व संबंधी मत है वो इनमें से किस काल को दर्शाता है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, प्राचीन मत, आधुनिक मत, मध्यकालीन मत, या इनमें से कोई नहीं। सिसरो का जो व्यक्तित्व संबंधी मत है वह प्राचीन मत है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं सामाजिक कार्यों में, भौतिक कार्यों में, अन्य व्यक्तियों में, या स्वयं अपने में। तो अंतर्मुखी अभी बताया, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की पहचान होती है कि स्वयं अपने में रुचि रखते हैं, ठीक है, बाहरी दुनिया से उन्हें ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, ठीक है, सेल्फिश टाइप के बोल सकते हैं लोगों को। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है, यह किस दृष्टिकोण से संबंध है, ठीक है, तो ये व्यक्तित्व के दृष्टिकोण दिए गए हैं, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दार्शनिक दृष्टिकोण कहता है कि व्यक्तित्व क्या है, आत्मज्ञान का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है, सुविधा की दृष्टि से आगे चलकर मनोवैज्ञानिक ने इस इसे शील गुणों को कितने भागों में विभाजित किया, ठीक है, व्यक्तित्व का शील गुणों के आधार पर वर्गीकरण भी है, ठीक है, तो कितने भागों में विभाजित किया है मनोवैज्ञानिकों ने, ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं, 6 भागों में, 7 भागों में, 4 भागों में, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 भागों में डिवाइड किया है। नेक्स्ट है, व्यक्ति से संबंधित समस्त मनोवैज्ञानिक क्रियाओं एवं दिशाओं का सम्मिलित स्वरूप है, यह कहाँ है, ठीक है, स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, किसकी, आल्पोर्ट की है, वॉरेन की है, लिंटन की है, या वॉटसन की है। तो सही आंसर हो जाएगा ये स्टेटमेंट लिंटन की है। नेक्स्ट है, संगठित व्यक्तित्व की विशेषताएं नहीं है, गतिशीलता, ठीक है, संतोष, उच्च आकांक्षा तथा उद्देश्यपूर्णता, असामाजिकता, समायोजन, शक्ति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, गतिशीलता भी होगी संगठित व्यक्तित्व। संगठित व्यक्तित्व का मतलब ये गुड पर्सनैलिटी होती है संगठित व्यक्तित्व, ठीक है, जिसमें सब कुछ मतलब मैनेज्ड रहता है, एक लेवल रहता है, रेशियो बराबर रहता है, ठीक है, गतिशीलता भी होती है, संतोष भी होता है, उच्च आकांक्षा और उद्देश्यपूर्णता भी होती है, समायोजन शक्ति भी इन व्यक्तित्व की अच्छी होती है, लेकिन क्या होगा, असामाजिकता इनमें इनकी विशेषता नहीं होगी। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों के अध्ययन किन मनोवैज्ञानिकों ने किया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शील गुणों का वर्गीकरण किसने दिया था, गैरेट ने, आल्पोर्ट तथा कैटेल, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आल्पोर्ट का सिद्धांत भी है, आल्पोर्ट का शील गुण का सिद्धांत, और कैटल का भी सिद्धांत है, कैटल का शील गुण का सिद्धांत, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व मापन की पुरानी विधि है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, ज्योतिष द्वारा, या परीक्षा द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरानी विधि क्या है, ज्योतिष द्वारा व्यक्तित्व का मापन। नेक्स्ट है, संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें निम्नलिखित पक्षों का विकास हुआ हो, सामाजिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, या इनमें से सभी। तो नो डाउट सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी पक्ष क्या होंगे, संगठित व्यक्तित्व में शामिल होंगे। नेक्स्ट है, वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाने वाला व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसकी देन है, आल्पोर्ट का, कैटल वाल्पोर्ट का, जुंग की, या इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुंग का जो वर्गीकरण है वह क्या है, सर्वोत्तम माना जाता है, ठीक है, और जुंग ने क्या किया है, 3 भागों में बांटा है, कार्ल जुंग का ये सिद्धांत है, ठीक है, और इसमें क्या है, वही है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, ठीक है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और
तीसरा जो है उभयमुखी व्यक्तित्व, ठीक है। अंतर्मुखी होता है जो अपने तक सीमित रहता है, बाहरी दुनिया से मतलब नहीं रखता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है बाहरी दुनिया से खूब मतलब रहता है, सामाजिक कार्यों में रुचि लेता है। इसके अलावा लोगों से उसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, तो वो अपने अंदर सेल्फ में रहना पसंद नहीं करता है। उभयमुखी होता है जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के ही कैरेक्टर देखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, पर्सोना शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ होता है। देखिए ऑप्शन देख सकते हैं, व्यक्ति के आंतरिक गुण, व्यक्ति के बाह्य गुण व आंतरिक गुण, बाहरी रूप, रंग या नकली चेहरा। मैं अभी बता चुका हूँ आप लोगों को कि मुखौटा होता है या मास्क, एक तरह से बोल सकते हैं। आंसर हो जाएगा बाहरी रूप, रंग या नकली चेहरा। पर्सोना का मतलब क्या हो गया, बाहरी रूप, रंग या फिर नकली चेहरा। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, इस परिभाषा को लिखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये केवल पर्सोना शब्द का मीनिंग है और व्यक्तित्व का केवल शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। जबकि व्यक्तित्व का वास्तविक अर्थ क्या होगा, व्यक्तित्व के बाह्य और आंतरिक दोनों गुण सम्मिलित होते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, इस परिभाषा को लिखा है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये भी। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑलपोर्ट ने, वैलेंटाइन ने, गेट्स ने या फिर बोरिंग ने। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बोरिंग का स्टेटमेंट है कि वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है। ऑप्शन देख सकते हैं, अवलोकन विधि, निर्धारण विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, निर्धारण में हम निर्धारित करते हैं, ठीक है, तथ्यों के आधार पर निर्धारित करते हैं किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व, या उसके बारे में सुनकर निर्धारित कर लेते हैं। अवलोकन में क्या करते हैं, हम प्रत्यक्ष जाते हैं सामने व्यक्ति के और उसका अवलोकन कर लेते हैं, ठीक है, देखकर। जैसे परीक्षाओं में चेक अवमोचक करने वाला जो दल होता है, ठीक है, सचल दल जो होता है, वो क्या कर लेता है, टेस्ट कर लेता है कि बच्चे किस तरह से पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अवलोकन विधि का एग्जाम्पल हो गया। व्यक्ति इतिहास में क्या होता है, व्यक्ति इतिहास में व्यक्ति का पूरे इतिहास की जानकारी, ठीक है, जब से वो उसका जन्म हुआ है तब से लेकर जब हम उसका अध्ययन कर रहे हैं तो तब तक का पूरा डाटा कलेक्ट करके सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्यक्ति इतिहास विधि में क्या किया जाता है, व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की जाती है, ठीक है। इसके अलावा साक्षात्कार विधि तो पता ही है, इंटरव्यू मेथड। इसमें क्या होता है, आमने सामने बैठते हैं साक्षात्कार लेने वाला भी और देने वाला भी, और प्रश्नोत्तर के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बहिर्मुखी बालक की विशेषता नहीं है इसमें से, चिंताग्रस्त, आक्रामक, कार्य करने की दृढ़ इच्छा या शांत एवं आशावादी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहिर्मुखी बालक जो है आक्रामक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, यह वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संबंध जानता है कि वह क्या तथा दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस शक्ति का नाम क्या है, गतिशीलता, संकल्प शक्ति, समायोजन शक्ति या आत्मचेतना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह क्या है, आत्मचेतना है। आत्मचेतना क्या है, वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संबंध जानता है कि उसके क्या संबंध है, वह क्या है, ठीक है। मैं अगर खुद को समझता हूँ कि मैं क्या हूँ और दूसरे व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो इस शक्ति का नाम क्या हो गया, आत्मचेतना। नेक्स्ट है, कैटल ने व्यक्तित्व के प्राथमिक शील गुण बताए हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैटल ने व्यक्तित्व के प्राथमिक शील गुण कितने बताए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12, ठीक है। और कैटल का जो पर्सनैलिटी फैक्टर थ्योरी है, ठीक है, उसको बोलते हैं 16 PF थ्योरी, ठीक है। तो 16 उन्होंने पर्सनैलिटी के फैक्टर बताए हैं, सील गुण, ठीक है, 16 सील गुण बताएं। 16 में से 10 क्या होंगे, प्राइमरी बोल सकते हैं या प्राथमिक सील गुण बोल सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वातावरण का निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है, पारिवारिक वातावरण और विद्यालय वातावरण होता है, पास पड़ोस का वातावरण, मैत्रिक मंडली का वातावरण, व्यक्ति व उसका स्वयं का व्यक्तित्व। तो वातावरण का प्रकार कौन सा नहीं है, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्ति व उसका स्वयं का व्यक्तित्व जो है वो वातावरण का प्रकार नहीं है, बाकी सब क्या हैं, वातावरण के प्रकार हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक तथा स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया, फ्राइड ने किया, लेविन व फ्राइड ने किया, स्मिथ व लेविन ने किया, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो फ्राइड ने किया था क्या, गत्यात्मक तथा स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन। ठीक है, अभी देखिए, फ्राइड ने जब व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया तो उनका मनोविश्लेषणवाद फेमस है। ठीक है, और उन्होंने मन के दो प्रकार बताए हैं। ठीक है, मन के उन्होंने दो प्रकार बताए हैं। एक मन का पक्ष बताया है स्थलाकृतिक पक्ष, ठीक है, और दूसरा पक्ष बताया है गत्यात्मक पक्ष। ठीक, चलिए, तो उसी में क्या होता है कि इस स्थलाकृतिक पक्ष में जैसे कि चेतन, अचेतन और अपचेतन, ठीक है, पढ़ेंगे हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में, थ्योरी सेक्शन में लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये समझ लें कि गत्यात्मक और स्थलाकृतिक दोनों पक्ष बताए हैं मन के, और किसने बताया है, फ्राइड ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जिस वस्तु के आधार पर एक व्यक्ति की दूसरे से भिन्नता की जा सके उसे लक्षण कहते हैं। यह कथन किसका है, मर्फी का है, जेम्स ड्रेवर का है, युंग व जेम्स ड्रेवर का है, जेम्स ड्रेवर व मर्फी का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह स्टेटमेंट किसका है, मर्फी का है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने में प्राकृतिक भौतिक वातावरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह कथन है ऑगबर्न व निमकॉफ का, थुंग व निमकॉफ का, फॉरिस व वुडवर्थ का, सेल्डन व स्टर्न का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑगबर्न व निमकॉफ का स्टेटमेंट है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने में प्राकृतिक जो हमारा भौतिक वातावरण होता है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मतलब भौतिक वातावरण भी व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है। जनन ग्रंथियाँ, सर्व किम्बी ग्रंथियाँ, गल ग्रंथि या अभिवृक्क ग्रंथियाँ। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है। सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, सर्वकिम्बी जो ग्रंथियाँ होती है उनका संबंध किससे होता है, मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है। ठीक है, पाचन क्रिया में जो हमारे हार्मोन्स, एंजाइम्स जो काम आते हैं उनको सीक्रेट करते हैं। नेक्स्ट है, आकर्षक व्यक्तित्व हमें सतत अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह है वातावरण के साथ समायोजन, आत्मचेतना व सामाजिकता, ध्येय की ओर अग्रसर होना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्येय की ओर अग्रसर होना, मतलब जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ अग्रसर होना। नेक्स्ट है, जैविकीय कारकों को किन भागों में बांटा जा सकता है। शरीर रचना व नलिका विहीन ग्रंथियाँ, शारीरिक रसायन, परिवार रचना या ए व बी दोनों। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक क्रियाओं का एक रूप है जो सामाजिक दृष्टिकोण है, गत्यात्मक संगठन है, जो आत्मचेतना का प्रादुर्भाव है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, सामाजिक नहीं, जो गत्यात्मक संगठन है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा। तो बोल सकते हैं व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक क्रियाओं का गत्यात्मक संगठन है। नेक्स्ट है, निम्नांकित पद्धति व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। डाल्टन योजना, व्याख्यान विधि, विनेटिका योजना या प्रयोजना विधि। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो व्याख्यान विधि होती है। देखिए, जब टीचर व्याख्यान देता है कक्षा में तो वहाँ पर ये नहीं देखता कि बालक जो हैं उनमें व्यक्तिगत भेद होता है। प्रत्येक व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है, लेकिन लेक्चर मेथड में क्या होता है, सबके लिए एक जैसा लेक्चर हम प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत इदम, अहम, प्राअहम या इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, एक तो चलिए समझ ही लीजिए, स्थलाकृतिक जो पक्ष बताया फ्राइड ने, ठीक है, उसमें मन के तीन पक्ष बताए, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। और जो गत्यात्मक पक्ष बताए उसमें बताए ये तीनों, कौन से, इदम, अहम और पराअहम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जिन तथ्यों का निर्धारण किया जाता है और उनका सार निकालकर संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना कहलाता है। आत्मकथा, व्यक्ति इतिहास का अध्ययन, समाज मिति या निर्धारण मापन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको कहते हैं हम निर्धारण मापन। नेक्स्ट है, जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में ही किया जाता है तो वह कहलाता है नियंत्रित अवलोकन, बाह्य अवलोकन, स्वाभाविक अवलोकन या तथ्यात्मक अवलोकन। क्या है, परिस्थितियाँ निश्चित कर दी गई हैं। तो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो गया, नियंत्रित कर दिया ना हमने, तो एटमॉस्फेयर को कंट्रोल कर दिया, तो उसको हम कहते हैं नियंत्रित अवलोकन। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, अंतर्मुखी बालक होता है सभी के साथ मिलकर चलने वाला, समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला, एकांत में विश्वास करने वाला या स्वयं को यथार्थ के अनुकूल ढालने वाला। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
एकांत में विश्वास करने वाला